हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस लॉ के अंदर लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशंस। पिछले वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पुराना वीडियोस भी जरूर से देख लेना। इसी के साथ हम न्यू वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो है अबाउट लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, हम क्यों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, हमारा मेन पर्पस क्या या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और कंसिडरेशन का मतलब तुमको पता ही है, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अगर वो अनलॉफुल हुआ, मतलब लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल अगर वो नहीं है, तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर द कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। ठीक है, देखना, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड दोज व्हिच आर नॉट, द कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, मतलब हमेशा लॉफुल होता है। कब कब नहीं होता है लिखा हुआ है, कब कब नहीं होता है। पहला, व्हेन इट इज फोरबिडन बाय लॉ, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता का कोई बात नहीं है। तो पहला है फोरबिडन बाय लॉ। दूसरा है इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। थर्ड वन इज फ्रॉडलेंट। चौथा, इन्वॉल्व्स इंजरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। पांचवा, द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल। और छठवा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये 6 सिचुएशन है जहां पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है उसको लॉफुल नहीं मानते हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फोरबिडन बाय लॉ। फोरबिडन का मतलब होता है जो चीज लॉ मना करता है, लॉ ऐसा काम करने का अनुमति नहीं देता है, वैसा सारा कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, देखना, एक्ट्स फोरबिडन बाय लॉ आर दोज विच आर पनिशेबल, जो कि पनिशेबल है अंडर एनी स्टैट्यू, स्टैट्यू मतलब कोई लॉ के द्वारा, एज वेल एज प्रोहिबिटेड बाय रेगुलेशन और ऑर्डर्स, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा वो काम करना मना है। तो ऐसा सारा कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल होगा। एग्जाम्पल, अ फादर हैज अरेंज द मैरिज ऑफ हिज 17 years बॉय, छोटा बच्चा का शादी कर रहा है ना, एंड टुक डाउरी। देख लो कैसा बाप है, एक तो 17 साल के बच्चे का शादी कर रहा है, दूसरा दहेज भी ले रहा है ना, फ्रॉम द गर्ल्स पेरेंट। सच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक प्लेस एज इन इंडिया। द मिनिमम एज ऑफ बॉय मैरिज इज 21 years। 18 साल के होके खुश मत हो जाना कि लड़की देखना चालू कर दिए कि बाप को बोलेंगे पापा शादी कर दो, बेटा नहीं चलेगा। 21 साल है उम्र, 18 साल अलग चीज है, शादी का उम्र लेकिन 21 साल है। ठीक है, एंड डाउरी इज नॉट परमिसेबल इन इंडियन लॉ। तो 21 साल से कम का शादी करना या फिर डाउरी लेना, दहेज लेना इंडिया में अलाउड नहीं है। तो ऐसा सारा कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होगा, वॉइड रहेगा। ठीक है, सच इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज अ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर फोरबिडन बाय लॉ। ठीक है, सेकेंड, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। डिफीट्स मतलब कोई लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, कोई लॉ के हिसाब से नहीं है। डिफीट का मतलब होता है हरा देना, है ना। द वर्ड्स डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मस्ट बी टेकन एज लिमिटेड टू डिफीटिंग द इंटेंशन विच द लॉ हैज एक्सप्रेस्ड। लॉ का इंटेंशन को डिफीट कर रहा है, कोई लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। तुम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो जो कि इंडियन लॉ के अगेंस्ट है, तो वैसा सारा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड रहेगा। ठीक है, द कोर्ट लुक्स एट द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट।
इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स इट। ठीक है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लॉ को डिफीट करना था तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली इंटेंशन देखा जाता है इसमें। अगर तुम्हारा इंटेंशन लॉ को डिफीट करना था तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन इट इज फ्रॉडलेंट। फ्रॉडलेंट का मतलब इट इन्वॉल्व्स फ्रॉड। तो अगर तुम फ्रॉड से कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक है, देखना, एग्रीमेंट्स विच आर एंटर्ड इनटू टू प्रमोट फ्रॉड आर वॉइड। कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्रॉड को प्रमोट कर रहा है वैसे सारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ स्मगलिंग देम आउट ऑफ द कंट्री। इंडिया के बाहर उसको स्मगलिंग करेंगे। स्मगलिंग करना मतलब इलीगली सामान को देश से बाहर भेजना, वो सब क्या है, वॉइड है। एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स सो सोल्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड। अगर तुम पैसा दे चुके हो तो वो पैसा रिकवर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 4, व्हेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। जब ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर कर रहे हैं जिससे किसी सामने वाले व्यक्ति को या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा वैसे सारा कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होगा। ठीक है, देखना, द जनरल टर्म इंजरी मीन्स क्रिमिनल और wrongful harm. In the following example, the object of consideration is unlawful as it involves injury to a person or property of another. जैसे एग्जाम्पल दिया है कि हम किसी का बुक को प्रिंट कर रहे हैं, तो अगर हम किसी बुक को प्रिंट करेंगे खुद से और उसको बेचने लगेंगे तो सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े ऑथर्स हैं, वो कुछ बुक लिखे हैं, ठीक है, हम उनका बुक को टाइप करा लिए, प्रिंट करा लिए और हम बेचने लगे तो बड़े बड़े ऑथर्स का नुकसान होगा उसमें, तो उनका कॉपीराइट का नुकसान हो रहा है उसमें। उनका कॉपीराइट है कि हम उसको कॉपी नहीं कर सकते और उनका नुकसान हो रहा है, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना वॉइड रहेगा। ठीक है, एन एग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक इन वायोलेशन ऑफ अनदर्स कॉपीराइट इज वॉइड। किसी के कॉपीराइट के अगेंस्ट प्रिंटिंग करना वॉइड है। एज द ऑब्जेक्ट इज टू कॉज इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। सामने वाले के संपत्ति पे फर्क पड़ता है क्योंकि अब उसको प्रॉफिट नहीं होगा, उसका बुक जो है सेल नहीं होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो वॉइड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज फोरबिडन बाय लॉ। लॉ के द्वारा ये मना भी किया गया है, तो ये फोरबिडन बाय लॉ भी है और इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। दोनों पॉइंट है इसमें। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 5, व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल। इमोरल मतलब समथिंग विच इज मोरली नॉट करेक्ट, जो कि एथिक्स के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है, उसको बोलते हैं इमोरल बिहेवियर। देखना, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीमेंट वेयर द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल बीइंग इमोरल। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इमोरल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वेयर पी हैज एडवांस मनी टू डी। पी एडवांस में पैसा दिया डी को, अ मैरिड वीमेन, टू एनेबल हर टू ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। देखो कैसा नालायक, कैसा काम कर रहा है, समझ रहे हो क्या कर रहा है। ये पी है बेटा और ये है डी। डी क्या, डी वीमेन है, औरत है डी। ठीक है, ठीक है, तो पी क्या किया, डी को पैसा दिया और बोला कि तू अपने पति से डाइवोर्स लेके मेरे से शादी कर ले। देख रहे हो कैसा काम कर रहा है। डी भी बड़ी चालू औरत है। डी बोली ठीक है, लाओ पैसा, हम अभी इसको डिवोर्स दे देंगे और तुमसे शादी कर लेंगे। ठीक है, बाद में क्या हुआ बेटा, डी को पैसा मिल गया। अब डी क्या की, पी से शादी करने से मना कर दी, तो पी को आया गुस्सा। पी गया कोर्ट, बोला सर 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 मैं इसको पैसा दिया था सर, और मैं ये मेरे को बोली थी कि शादी करेगी सामने वाले से डाइवोर्स लेके, लेकिन ये तो ऐसा नहीं कर रही है। कोर्ट बोला भाग यहां से, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। क्यों वॉइड है, क्योंकि ऐसा काम करना इमोरल है, ऐसा काम करना सही नहीं है बेटा।
कि किसी को पैसा देके उसका डाइवोर्स कराओगे और खुद उसको लपेट लोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है, ठीक है, और ये इमोरल कॉन्ट्रैक्ट को लॉ सपोर्ट नहीं करेगा। क्लियर है? देखना, where P has advanced money to D, a married woman, to enable her to obtain a divorce from her husband, and D had agreed to marry him as soon as she would obtain the divorce. It was held that P was not entitled to recover the amount. P को पैसा भी नहीं मिलेगा, since the agreement had for its objective the divorce of D from her husband, and the promise of marriage given under the circumstances was against good moral. सोसाइटी इसको सही नहीं मानता है, ऐसा काम करना मोरली करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, ये है व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम कवर करेंगे कि व्हेन the agreements are opposed to public policies, ठीक है। देखना, some of the agreements which are held to be opposed to public policies are, इसमें कुछ कुछ बड़े आसान पॉइंट है, कुछ कुछ बड़े डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो काफी इसमें हमको समय लगेगा, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कहां तक कंप्लीट हो पाएगा, वरना एक नया वीडियो भी इसको बना लेंगे। देख लेते हैं कितना देर लगेगा, पढ़ना चालू करते हैं। पहला, ट्रेडिंग विथ एनिमी, ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर कोई दुश्मन देश के लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं जिसका दूसरा वाला पार्टी कोई ऐसी कंट्री को बिलोंग करता है जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, ठीक है। देखना, एनी ट्रेड विद द पर्सन ओइंग एलिजेंस टू अ गवर्नमेंट एट द वॉर विथ इंडिया विदाउट द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वॉइड। जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है बिना गवर्नमेंट परमिशन के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। एज द ऑब्जेक्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, हियर द एग्रीमेंट टू ट्रेड ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी बाय सेंडिंग द प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इन टाइम्स ऑफ वॉर। वॉर के समय अगर हम दूसरे देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है, तो ये अपने देश के साथ धोखा है बेटा, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, ठीक है। सेकेंड, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस। स्टिफलिंग का मतलब होता है कोई केस को, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है केसेस, और स्टिफलिंग का मतलब होता है कोई केस को वापस लेना। तो लॉ बोलता है कि कोई भी केस को, अगर हम कोई केस फाइल किए, जैसे कोई हम केस फाइल किए कि ये हमारा मर्डर, हमारा तो नहीं सॉरी हमारे कोई फैमिली मेंबर्स का मर्डर किया है और हम केस फाइल किए ए के खिलाफ, हम बाद में वो केस को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि लॉ बोलता है क्रिमिनल ऑफेंस। अगर सिविल ऑफेंस है जिसके लिए जेल नहीं है, नॉर्मल ऑफेंस है, तुम वो केस वापस लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो हम केस वापस नहीं ले सकते, क्योंकि लॉ मानता है ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सामने वाला तुमको पैसा दे दिया और तुम मर्डर केस वापस ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस जो है वो वॉइड है, मतलब हम पैसे लेकर क्रिमिनल केसेस का सेटलमेंट नहीं कर सकते, हम क्रिमिनल केस फाइल नहीं करेंगे, या फाइल कर दिए तो वापस ले लेंगे और उसके बदले हम पैसा ले रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। देखना, एन एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन, दैट इज एन एग्रीमेंट टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स। कोई जोर जबरदस्ती से अगर सामने वाला हमारा कोई केस को वापस मंगवा रहा है या वापस ले रहा है, या फिर अपने मर्जी से भी वापस ले रहा है, तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। टेंड्स टू बी प्रिवर्जन और एन एब्यूज ऑफ जस्टिस। इसको माना जाता है कि तुम न्याय के साथ धोखा कर रहे हो, जस्टिस के साथ धोखा कर रहे हो, क्योंकि तुम पैसे लेकर कोई केस को वापस ले रहे हो। क्रिमिनल केस है, सामने वाला मर्डर किया है और तुम पैसा लेके सेटल कर रहे हो उसको, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, ठीक है। द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एन पब्लिक ऑफेंस इज जनरली इलीगल, वो इलीगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी क्या होता है देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये आखिर होता क्या है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, ठीक है। देखना, मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रॉमिसेस टू मेंटेन सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, A offer B 2000 rupees
इफ ही सूज सी, अगर सी के खिलाफ केस करेगा तो फॉर अ केस विच दे कुड हैव सेटल्ड म्यूचुअली अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, जस्ट टू एनॉय सी, सी को सिर्फ परेशान करने के लिए हम सी के खिलाफ केस कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में बी चाहता तो उसको आराम से सेटल कर सकता था, लेकिन ए पैसा दे रहा है बी को कि तू सी के खिलाफ केस कर, क्योंकि सी को हम परेशान करना चाहते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, तो मेंटेनेंस में हम लोग क्या करते हैं, किसी के सूट में, मतलब सूट मतलब समझते हो केसेस, किसी के केस में हम लोग दखल अंदाजी कर रहे हैं और हमारा उसमें कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, और चैम्पटी होता है किसी को केस में असिस्ट करना, हेल्प करना, और बदले में हमारा भी कुछ बेनिफिट होगा। तो चैम्पटी मेंटेनेंस दोनों एक जैसा ही है, चैम्पटी में थोड़ा सा फायदा भी होगा हमारा और मेंटेनेंस में हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, चैम्पटी इज एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन एग्रीज टू असिस्ट अनदर इन लिटिगेशन in exchange of a promise to hand over the portion of the proceedings to the of the action। समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग कुछ बदले में हमको मिलेगा तो उसको बोलेंगे चैम्पटी, और अगर हम फ्री में काम कर रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं बदले में, तो उसको बोलेंगे मेंटेनेंस। ठीक है, एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू पे एक्सपेंसेस ऑफ बी इफ ही सूज सी एंड बी एग्रीज टू पे हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम रिजल्ट ऑफ सच सूट। तो केस कर रहे हैं और सामने से जो मिलेगा आधा आधा करेंगे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, चैम्पटी कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज एन एग्रीमेंट ऑफ चैम्पटी। द एग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस और चैम्पटी इज वैलिड। तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, देखो द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, लेकिन उसका इंटेंशन जो है अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, मतलब सामने वाले पार्टी को परेशान करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इट इज मेड बाय वे ऑफ अ मैलिशियस मोटिव लाइक दैट ऑफ गैम्बलिंग इन लिटिगेशन, ऑप्रेसिंग द अदर पार्टी, किसी को परेशान करना, किसी को दखलंदाजी करना, या फिर गैम्बलिंग करना। ठीक है, ये सब करने का अगर ऑब्जेक्टिव रख के तुम मेंटेनेंस चैम्पटी कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। By encouraging unrighteous suits and not with the bona fide मतलब good faith of assisting a claim believed to be just। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली मोटिव देखा जा रहा है। अगर हमारा मोटिव किसी को परेशान करना है, गलत लिटिगेशन को सपोर्ट करना है, या फिर किसी को धमकाना है, डराना है हमारा ऑब्जेक्टिव, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वरना नॉर्मली मेंटेनेंस चैम्पटी का जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वो वैलिड रहेगा। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 3, मेंटेनेंस एंड चैम्पटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। अभी वाले वीडियो में इतना में रोकेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ये इसका पार्ट 1 वीडियो है, एक पार्ट 2 वीडियो हम लोग इसका शूट करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ पे रुकते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।